Very good afternoon, dear students. So today we are going to start the explanation of first chapter of civics, need for laws. So there are only few points which I have to explain to you so that you can understand the games of the chapter easily. Okay, the rest of the chapter will be studied by you and the questions are also already provided to you. Okay, now let us start. So first point, in a society, law provides a course of conduct to its members. They guide us on what should be done and what not to ensure the welfare of all in the society. So why do we need laws? हमें laws की ज़रूरत क्यों पड़ती है? This is very simple. If there are no laws, there will be no protection of rights. अगर laws नहीं होंगे तो किसी भी तरीके का laws का जो हमारे rights हैं उनका protection नहीं हो पाएगा. It is very simple. जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम करता है, अगर उसके लिए कोई लॉ नहीं होगा, ही विल रिमेन क्राइमिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार क्राइम करता रहेगा, देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ क्राइम. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो दिस इज़ वाई वी नीड लॉज. इसलिए किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए वी नीड कन्फर्मेटिव लॉज. यू माइट हैव अंडरस्टूड. ओके, नाउ सो लेट अस स्टार्ट हियर वन मोर थिंग, दैट सेकेंड पॉइंट. हाँ, तो लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिससे कि लोगों को कोर्स ऑफ कंडक्ट मिल सके कि कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ. जो एक सोसाइटी है उसका वेलफेयर कैसे हो, सोसाइटी बेटर कैसे बने. सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है. रूल्स का एक पूरा सेट होता है. जैसे हमारी बुक होती है, बुक में क्या होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के सेट होते हैं. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें अलग अलग रूल्स के सेट बने हुए हैं. वैसे ही चैप्टर जैसे हमारी बुक में चैप्टर्स होते हैं. ओके, तो वो किस लिए होता है? जिससे कि हम कंट्री को कैसे गवर्न करना है. अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते. कंट्री को हाउ टू गवर्न अ कंट्री, दिस इज ऑल रिटन इन दैट बुक विच इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. यू माइट हैव अंडरस्टूड. नाउ द थर्ड पॉइंट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 prohibits the practice of payment and acceptance of gift in the form of goods, cash and property. So what do we call the dowry at first? Dowry मतलब होता है दहेज. दहेज प्रथा पहले बहुत चलती थी. आजकल जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ है वहाँ पर ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. सो एट दैट टाइम 1961 में ये रियलाइज़ हुआ गवर्नमेंट को कि डाउरी एक कर्स है हमारी सोसाइटी के लिए. तो 1961 में एक लॉ पास किया गया जिसका नेम रखा गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना. ओके, तो उसके थ्रू क्या क्या रोका गया? उसके थ्रू जितने भी पेमेंट होते हैं डाउरी के थ्रू, जैसे दहेज में कुछ पैसे दिए जाते हैं या फिर कोई गिफ्ट दिया जाता है या फिर किसी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, गुड्स हो गया, कैश हो गया, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया और उसको पास किया गया. नेक्स्ट, डिसेंट रेफर्स टू हैविंग और एक्सप्रेसिंग व्यूज़ दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी. डिसेंट क्या होता है? सपोज करिए कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई, ओके, and you are not favor with that policy. You're thinking that it is not good for my society or for me. So whenever you're showing this dissatisfaction, okay, this simple dissatisfaction is called dissent. इसी हम dissatisfaction को क्या बोलते हैं? dissent बोलते हैं. Next point, the anti-eric movement was started by women in Nellore district in Andhra Pradesh to stop illegal consuming and selling of eric. एंटी-एरिक मूवमेंट क्यों चलाया गया था? बहुत ज़रूरी ये पॉइंट है. एंटी-एरिक मूवमेंट 1991 में इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस एरिया आंध्र प्रदेश के जो लोग थे जनरली, तो वहाँ पर इलीगल जो एरिक है, एरिक मतलब होता है एल्कोहल, शराब, वो बनना बहुत शुरू हो गई थी और लोग बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत कंज्यूम करते थे, जिससे कि उनकी फैमिलीज़ जो थी वो ब्रेक होती जा रही, टूटती जानी थी. इसलिए वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने एक हम ये बोल सकते हैं स्ट्राइक किया. ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ये ऑफिशियल जो ये एरिक है इसके अगेंस्ट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक लॉ पास किया जिसके थ्रू जो इलीगल एरिक है उसको बंद किया गया. नेक्स्ट, अमेंडमेंट इज़ नोन एज अ चेंज और एडिशन इन अ लॉ. अब काफ़ी बार ये होता है कि हमारे लॉज तो बन जाते हैं लेकिन वो आउटडेटेड हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाते हैं, तो नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है. करेक्ट, लाइक 1950 में बना हुआ लॉ आज थोड़ा ना काम आएगा. तो इसलिए क्या किया जाता है दैट वी हैव टू चेंज दोज लॉज और टू अमेंड देम. ओके, तो उन लॉज में अगर हम कुछ चेंजेस लाते हैं या कुछ एडिशन करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट. ओके, अमेंडमेंट मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ एडिशन करना या फिर कुछ लॉ लाना. जैसे आपका सपोज करिए क्लास के आपके कुछ रूल्स बने हुए हैं, 7 रूल्स हैं. ओके, आपको 6 रूल को चेंज करके नया रूल लाना है क्योंकि आपको ऐसा लगता है. सपोज करिए कि पहले 35 स्टूडेंट्स थे क्लास में, फिर 45 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, या 40 स्टूडेंट्स हो गए, 40 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में. तो 35 स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स थे, अब 45 के लिए उनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको. यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो दैट इज़ वाई अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन.